इस ट्यूटोरियल में हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम ये चीज़ें पहले भी कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल हो हमारे पास से px और उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। अब अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो उस केस में pa 0 होगा, और अगर pa 0 है तो उस केस में x माइनस a इसका फैक्टर होगा। कहने का मतलब किसी एक नंबर a के लिए अगर मैं उस a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डाल दूं, यानी कि x की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूं, और इस पॉलिनोमियल की, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई एक नंबर डालूं और उस नंबर के लिए इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस केस में x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। यानी कि x माइनस a एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, ये मतलब होता है फैक्टर का। फिर से बता देता हूँ, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर pa 0 हो किसी एक नंबर के लिए तो x माइनस a उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो हो गई फैक्टर थ्योरम। अब हम इसकी बात करते हैं कि जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन पिक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16। ठीक है, अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ऐसे कौन कौन से x हो सकते हैं जिनके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर ऐसा कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता हो, रैशनल नंबर मतलब जो p बाय q की फॉर्म का हो और जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम, राइट, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर कोई भी एक रैशनल नंबर को मैं इसमें पुट करूं और इसकी वैल्यू 0 हो जाए इस पूरे पॉलिनोमियल की, तो उस केस में ये ज़रूरी होता है कि p जो है, ये जो p है, ये हमेशा इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता होगा, और q हमेशा ये जो फर्स्ट टर्म है सबसे बड़ी पावर वाली उसके कोफिशिएंट को, यानी कि 3 को डिवाइड करता होगा। ये ऑलवेज ट्रू होता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में वो कौन कौन से पी क्यू हो सकते हैं उनको निकालने का एक तरीका होता है। जैसे ये 16 है, तो 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 3। ठीक है, यही डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस लेंगे। कैसे, जैसे 16 का सबसे पहला डिवाइज़र है 1, तो 1 को इस 1 से और इस 3 से डिवाइड करो, तो ये दो नंबर्स ये प्लस में भी होंगे और माइनस में भी, ये प्लस में भी होंगे और माइनस में भी, यानी कि ये हो गया +1 और एक नंबर क्या हो गया, -1। तो इसको मैं अलग से फिर से लिख देता हूँ नीचे। तो एक नंबर हो गया मेरा +1 और एक नंबर हो गया -1, एक नंबर हो गया मेरा +1/3 और एक हो गया -1/3। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ से आप 2 लो और फिर से इसको 1 से डिवाइड किया और 2 को 3 से डिवाइड किया, यानी कि इसके जितने भी डिवाइज़र्स हैं उनको इसके जितने भी डिवाइज़र्स हैं उनसे डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक तो आ गया 2 और एक आ गया -2, एक आ गया 2/3 और एक आ गया -2/3। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से 4/1 प्लस माइनस का, तो यानी कि +4 और -4 हो गया। फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4/3 एंड -4/3। सिमिलरली 8 को जब करोगे तो +8 एंड -8 भी आ गया, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 1 तो प्लस का भी माइनस का भी। फिर 8 को 3 से डिवाइड किया तो 8/3 और -8/3 भी आ गया। इसी तरह से 16/1 -16/1, तो यानी कि 16 और -16, और देन +16/3 एंड -16/3। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं
अब अगर कोई भी एक रैशनल नंबर को यहाँ डालने से इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो हमेशा इनमें से ही एक होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि अगर यहाँ पे भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पे भी हो, तो आप किस तरह से निकालते हो। अब हम फोर्थ वाली एग्जांपल पिक करते हैं। अब जो लॉजिक मैंने अभी अभी आपको समझाया उसके हिसाब से मेरे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -1 और 1 बोल सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको +1 भी ले सकते हो, इट्स ओके फॉर द टाइमिंग, ओके। और a यानी कि सबसे पहली टर्म वो क्या है, 2। तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, 1 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ओनली 1। और 2 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 1 एंड 2। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बने, ये जो कांस्टेंट का पहला नंबर 1, इसको इसके 1 से डिवाइड किया और साथ में इसी का ही एक नेगेटिव भी, ठीक है। तो यानी कि 1 एंड -1। फिर उसके बाद इसी 1 को 2 से डिवाइड किया और फिर माइनस के साथ इसको 2 से डिवाइड किया। तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन गए 1, -1, 1/2 एंड -1/2। अब अगर किसी भी एक नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए py 0 हो तो वो इन्हीं चारों नंबर्स में से एक होगा। तो हम सबसे पहले p1 को ट्राई करते हैं। तो p1 कितना हो गया, 2 इसको मल्टीप्लाई किया इंटू 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, -2 -1 यानी कि 2 + 1 -2 -1, तो ये हो गया 0। तो यानी कि ये ट्रू हो गया। 1 इसको सेटिस्फाई करता है, 1 की वैल्यू इसमें डाले तो 0 बन जाता है। अब इससे फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, पहले हम -1 ट्राई कर लेते हैं। अब तो p -1 कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा -2। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये -2 हो गया, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2 और ये -1 और ये भी 0 हो गया। तो यानी कि ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, ओके। अब हम 1/2 ट्राई कर लेते हैं। p 1/2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2/8 + 1/4 -2/2 -1, राइट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 -2 और ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट नंबर p -1/2 ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ डालो तो ये हो जाएगा -2/8 + 1/4 + 2/2 -1। इसको सॉल्व करो, -1/4 + 1/4 + 1 -1, तो सॉल्व करके आ गया 0। तो यानी कि ये भी इसका एक 0 है, यानी कि इसको इसमें डालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब हमने चारों नंबर ट्राई कर लिए और उसमें से 3 नंबर हमें मिल गए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और 3 से ज़्यादा हो भी नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। अब हमें ढूंढना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर p a 0 हो तो x - a इसका फैक्टर होता है। तो यानी कि x - a, इस केस में चलो y है हमारे पास वेरिएबल, तो इसका मतलब ये हो गया कि y -1, दूसरी तरफ y -1 हो गया +1, और तीसरा y -1/2 हो गया y + 1/2। ये तीनों इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बाकी है, और वो क्या है, अब इस इक्वेशन में शुरू में मुझे 2 मिल रहा है, राइट, y³ में। अब देखो इस इक्वेशन को, ये जो py है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 × y - a × y - b × y - c। कोई हर्ज तो नहीं है। किन्हीं 3 नंबर्स a b c के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि y को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y², y² को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y³। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2y³, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब a क्या है, a यहाँ पे आ गया 1, b क्या है -1, c क्या है -1/2। तो अब py को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो py जो है ये मेरा हो गया 2 × y - 1 × y + 1 × y + 1/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 × y - 1 × y + 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 इसका एलसीएम आया और ऊपर आ जाएगा 2y + 1, ठीक है। तो ये 2 के साथ ये 2 कट गया और आंसर क्या आ गया, y - 1 × y + 1
इंटू 2y+1 इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको, जैसे यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस हैं तो चारों में से हमें पता है कि 3 तो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो हमने चारों ट्राई करके देख लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में 4 की जगह 40 ऑप्शंस बनती हों, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? उस केस में हम क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करके फिर बाकी के 2 जो हैं उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 20, और जो फर्स्ट टर्म है जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है उसका कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a क्या है, 1। ठीक है, अब हमें p/q इसके कॉम्बिनेशन निकालने हैं। और कॉम्बिनेशन कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, c को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, ये सब नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। और a को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, ओनली 1। तो चलो डिनोमिनेटर में तो हमें पता चल गया सिर्फ 1 ही होगा। तो बेसिकली हमारे कॉम्बिनेशन क्या बन गए, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 10/1 एंड 20/1। तो यानी कि 1, 2, 4, 5, 10, 20 और -1, -2, -4, -5, -10 एंड -20, ये कॉम्बिनेशन बन गए। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉम्बिनेशन। अब 12 कॉम्बिनेशन को ट्राई करो यहाँ तो। और किसी केस में ये भी हो सकता है कि जैसे a की वैल्यू यहाँ 1 थी, उसकी जगह a की वैल्यू अगर यहाँ पे भी 20 होती तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाते, बहुत ज़्यादा बन जाते, राइट। तो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, नो, वी विल नॉट डू दैट। अब इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब एक चीज़ तो हमें देखते ही समझ में आती है, ज़रूरी नहीं हमेशा आप सारी वैल्यूज़ ट्राई करो। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो डेफिनेटली अगर मैं x की वैल्यू इसमें इनमें से कोई भी डालूँगा, पॉजिटिव वैल्यू डालूँगा, तो ये मुझे पॉजिटिव नंबर मिलने वाला, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। ये बात ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मैं इसमें पॉजिटिव नंबर डालूंगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, सारे ही ऐड हो जाएंगे तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली मुझे इनमें से ही कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं p-1 ट्राई करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -1³ इज़ -1, यहाँ आ गया +13, ये हो जाएगा -32, और ये +20 विच इज़ इक्वल टू -33 + 33 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके गुड, हमें ये मिल गया कि -1 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। अब -1 के लिए अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x माइनस -1 इसका एक फैक्टर होगा, तो यानी कि x माइनस -1 इसका फैक्टर हुआ, विच मीन्स x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब दूसरा तो मेथड ये है कि मैं इन सब वैल्यूज़ को ट्राई करूं, लेकिन उससे भी एक बढ़िया तरीका और है। आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको डिवाइड करके आप कोशेंट निकाल सकते हो, और फिर उस कोशेंट को आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्विकली सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया, करना ही था क्योंकि ये इसका फैक्टर था। तो अब मेरे पास ये कोशेंट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इस px को, यानी कि ये जो मेरा ये px है, इसको अब मैं लिख सकता हूँ x + 1 इंटू x² + 12x + 20, राइट। दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ क्योंकि इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया। जैसे 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो वो उसको अगर कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, राइट। 3 × 4 लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस। तो इसी तरह मैंने इसको दिस इंटू दिस लिख दिया। ये फैक्टर मेरे पास ऑलरेडी आया है। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसको अब मैं बड़ी आसानी से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर लूँगा। और वो क्या होता है मैं क्विकली बता रहा हूँ, अगर आपको ये मेथड अच्छे से नहीं पता है तो उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। अब इस केस में मेरा a कितना है 1 और c कितना है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, a × c को तो मिलेगा मुझे 20,
अब 20 को मुझे दो नंबर्स के मल्टीपल में लिखना है कि उनका एडिशन जो है वो 12 हो जाए, तो वो क्या हो सकता है 2 and 10। 2 and 10 इज़ 20 एंड 2 and 10 को ऐड करता हूँ तो 12 मिलता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। अब इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को आप सॉल्व करो। इन दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर आ गया x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है 10, अंदर आ गया x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करो तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है x प्लस 2 और अंदर क्या बच गया x प्लस 10। ठीक है, तो इसको जब फैक्टराइज किया तो ये दो फैक्टर आ गए, तो अब इसको हम यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 एंड दैट्स माई आंसर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग इन सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं क्विकली यहाँ पे सॉल्व करके डिस्प्ले कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन इनको सॉल्व आप खुद करना। अब क्वेश्चन 1 के लिए मेरे पॉसिबल ज़ीरोज़ जो हैं वो 1, -1, 2 और -2 बनते हैं। A1 है, C2 है, तो ये आप निकाल के देखना कि ऐसा क्यों बनता है। उसके बाद ये सिर्फ 4 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तो मैंने चारों को इसमें एक एक करके डाल के देख लिया। मुझे पहले तीनों में से ही इसकी वैल्यू 0 मिल गई और 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो ये मेरे 1, -1 और 2 इसके 3 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में A1 था, C5 था, तो C को ये दो नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, A को ये, तो पॉसिबल रैशनल नंबर्स मेरे पास क्या क्या आ गए 1, -1, 5 और -5। मैंने यहाँ 1 को डाल के देखा, फिर -1 को डाल के देखा, तो -1 से मुझे एक नंबर मिल गया। उसके बाद मैंने अब आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया है कि उसके बाद आप क्या करो, -1 अगर इसका एक ज़ीरो बन गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करो, फिर आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप फिर से फैक्टराइज करो और फिर इसके फैक्टर निकालो। अब मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि एक फैक्टर निकालने के बाद आप बाकी के फैक्टर हमेशा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही निकालो। उसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैक्टर मल्टीपल टाइम्स उसका फैक्टर होता है। जैसे किसी एक पॉलिनोमियल का मान लो एक फैक्टर x प्लस 1 और फिर से एक फैक्टर x प्लस 1 और फिर से एक फैक्टर x प्लस 1, तो इस केस में हम बाकी के दो फैक्टर मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट तरीके क्या हैं इसको सॉल्व करने के। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।